नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर रॉयल में। तो आज इस कड़ी में हम लोग जानेंगे किस प्रकार बीपीएससी की प्रिपरेशन किया जाता है। अगली आवाज हमारे टीम मेंबर का जो आपको बताएंगे कैसे तैयारी उन्होंने किया था। And today I am going to discuss the strategies to qualify prelims, and this strategy has also helped me to qualify it 2 times. And upcoming जो BPSC prelims हैं उनके लिए यूजफुल होने वाला है। एंड एक डिस्क्लेमर मैं ये दूं कि आपको जो कुछ भी लगे कि हाँ ये चेंजेस लाने चाहिए, आप अकॉर्डिंगली आप चेंजेस ला सकते हैं। एंड हर इंसान के लिए यह स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकती है। मैं सिर्फ वह आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जिन्होंने मुझे हेल्प किया था। एंड दिस इज द मार्कशीट विच आई वांट टू शेयर विथ यू। ये मेरा 65th बीपीएससी का मार्कशीट है जिसमें मुझे 104 मार्क्स आए थे प्रीलिम्स में, और यह अनरिजर्व कैटेगरी के मेल को 97 मार्क्स उस साल चाहिए थे क्वालिफाई करने के लिए। एंड दिस इज माई मार्कशीट ऑफ 66th बीपीएससी प्रीलिम्स, जहां अनरिजर्व कैटेगरी मेल को 108 मार्क्स चाहिए थे और मेरा 111 आया था। और इस साल बहुत अनएक्सपेक्टेड हाई कट ऑफ गया था, बट स्टिल किसी तरह ईश्वर की दुआ से मैं इसे क्वालिफाई करने में सफल रहा। तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कि वो कौन से स्ट्रेटजी थे, मेरा प्लान था जो मैंने फॉलो किया था। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। ये बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का है। इसमें मैंने 3 साल के ही क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, और वो 3 साल के क्वेश्चन का एनालिसिस काफी है। जो रिसेंट ट्रेंड है वही ट्रेंड हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे भी फॉलो होने वाला है। सो मैंने 65th, 66th और 67th जो भी कैंसिल हुआ था, इनमें क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या रहा है हम लोग यह देखने वाले हैं। तो मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री सबसे ज्यादा मार्क्स के यहाँ पूछे जाते हैं। मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ होते हैं। 35 अभी था 67th में, 33 एंड 65th में 32। उसके बाद साइंस। साइंस को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। कई सारे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वह इसे बहुत इग्नोर करना चाहते हैं। हमारे भी कई मित्र हैं जो कटते रहते हैं कि बिना साइंस के नहीं हो जाएगा क्या। 120 क्वेश्चन तो मतलब बिना साइंस वाले भी आ रहे हैं, उनको करके नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। साइंस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हर साल लगभग अब 30 मार्क्स के क्वेश्चन साइंस से आते हैं। करंट अफेयर्स 22, 29 एंड 24। यहाँ करंट अफेयर्स में मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो नेशनल इंटरनेशनल हैं। बिहार स्पेसिफिक जो करंट अफेयर थे उसके लिए मैंने एक अलग सेक्शन बना दिया है, जहां आप देखेंगे कि 9, 8 एंड ये 7 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली पूछे गए हैं 67th, 66th एंड 65th में। एंड उसके बाद हम देखें तो ज्योग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिसमें मोस्टली इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड मोस्टली ये जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। तो 14, 12 एंड 13 अच्छे संख्या में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी से भी, जो कि पॉलिटी से ज्यादा है। हर साल ज्योग्राफी के क्वेश्चन पॉलिटी से ज्यादा होते हैं। पॉलिटी जो 11, 7 और 10 रहा। बिहार स्पेसिफिक ये है कि कई सारे जो दूसरे स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं उनमें स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन बिहार के केस में ऐसा नहीं है। बीपीएससी में आपको बिहार से रिलेटेड 67th में सिर्फ 12 सवाल पूछे गए, 66th में भी 12 एंड 65th में 15 सवाल थे। सो ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि 10% के आसपास जो है क्वेश्चंस आपको बिहार स्पेसिफिक होते हैं, एंड रेस्ट 90% बिहार से रिलेटेड नहीं है। इकोनॉमिक्स के 7 सवाल, 9 सवाल और 9 सवाल, और ये भी जो इकोनॉमी के सवाल हैं इनमें मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। इकोनॉमिक सर्वे या फिर बजट से रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, या फिर कोई गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट डेटा आया कि जैसे मिनरल रिसोर्सेज कहाँ ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर राइस प्रोडक्शन, व्हीट प्रोडक्शन कहाँ है। तो इस तरह के सवाल इकोनॉमिक्स में ज्यादा आते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं उनकी संख्या कम है, 2 से 3 सवाल कॉन्सेप्चुअल भी पूछे जाते हैं। एप्टीट्यूड के सवालों की संख्या हर साल फिक्स है, 10 सवाल हर साल आने हैं। अब हम देख लेते हैं आगे। ये तो हो गई एनालिसिस। अब आगे हम देखते हैं कि हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार, कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आने वाले हैं। तो हिस्ट्री से हम देखें तो लगभग 33 सवाल मान के चलते हैं कि आएगा, जिसमें मिडिवल, एंशिएंट एंड मॉडर्न तीनों शामिल है। साइंस में भी हम देखें तो 30 क्वेश्चंस आते ही हैं। करंट अफेयर बेस्ड, इसमें नेशनल इंटरनेशनल के अलावा जब बिहार को भी हम मिला देते हैं तो लगभग 32 सवाल आने वाले हैं,
ज्योग्राफी से 13 सवाल, बिहार स्पेशल से 13 सवाल, पॉलिटी के 10 सवाल, एप्टीट्यूड के 10 सवाल और इकोनॉमी से 9 सवाल। यह हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगामी जो एग्जाम्स हैं उनमें यही पैटर्न मोर और लेस रहने वाला है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो अब इनकी तैयारी कैसे की जाए, किस सब्जेक्ट के ऊपर कितना ध्यान देना है और कौन सा रिसोर्स फॉलो करना है। हिस्ट्री जहां हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा वेटेज रख रहा है, तो आपको जो वेटेज देना है अपनी तैयारी में इसी सीक्वेंस में भी देना है। मैंने इस घटते हुए क्रम में लिखा है, जो ऊपर है वो हाई प्रायोरिटी आपका होना चाहिए और जो सबसे नीचे है वो आपकी प्रायोरिटी में नीचे हो सकता है। सो आप इस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं, ये घटता हुआ प्रायोरिटी ऑर्डर है, ठीक है। एंड अब हम देख लेते हैं किस सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या फॉलो किया था। और आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं कि आपको रिसोर्सेज इवन पता भी होना, तो किसी भी किताब को पेज 1 से लेके लास्ट पेज तक नहीं पढ़ा जाता है। आपको उस बुक में क्या पढ़ना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किन फैक्ट्स को याद करना है, यह डिपेंड करता है कि आप उस बुक को किस पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी आखिर पूछता क्या है, कौन कौन से फैक्ट्स पूछता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो हमारा ब्रह्मास्त्र होगा वो है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आर ए मस्ट, आप इसे इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। आपको हर दिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनसे गो थ्रू होते रहना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। कारण यह है क्योंकि आप जब हर दिन पीवाईक्यू को पलटते रहते हैं तो आपके दिमाग में बना रहता है कि सवाल कहां से पूछे जा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है। और जब आप बुक पढ़ते हैं फिर या कोई नोट्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं, मैगजीन देखते हैं, तो आपको पता होता है कि मुझे क्या छोड़ना है और किस चीज को पकड़ना है। सो पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके प्रिपरेशन में। अब हम पहले देख लेते हैं हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यदि आप पढ़ रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ एक ही सोर्स मैंने फॉलो किया, वह था स्पेक्ट्रम की बुक। स्पेक्ट्रम की बुक ये मोर देन सफिशिएंट है। इस किताब को आप कई बार जब पढ़ने लग जाते हैं ना, रिवीजन आपके कई बार इस बुक के हो जाते हैं, तो आपको एक एक फैक्ट्स याद हो जाएंगे। और यह बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग देखता हूं मैं कि वो शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यदि आप चाहते हैं कि आसान सवाल आते हैं, आपसे एक भी सवाल ना छूटे, तो इसके लिए जरूरी है कि स्पेक्ट्रम की यह बुक आप थॉरोली पढ़ें और कई बार मल्टीपल रिविजन्स होना चाहिए आपका। एंशिएंट और मिडिवल के लिए मैंने तमिलनाडु टेक्स्ट बुक को पढ़ा था। एंड उसके अलावा आर एस शर्मा के सिलेक्टिव चैप्टर्स मैंने पढ़े थे और इसको मैंने इनरिच किया था एनसीईआरटी से भी। एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं क्लास 6 के, क्लास 7 के, क्लास 8 में जो थीम्स हैं, और ये सारे बहुत ही शानदार हैं। क्लास 12 में आपको थीम की 3 किताबें मिलेगी। तो ये सारे एनसीईआरटी के बुक्स बहुत ही औसम हैं। यदि आप फुल प्रूफ अपनी तैयारी चाहते हैं, ताकि आप चाहे सवाल जो भी आ जाए, आपको लगता है कि मैं उस सवाल को करके आऊं, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप एनसीईआरटी को भी पढ़ें। और एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस आपकी तब और भी बढ़ जाती है जब आप साइंस की तैयारी में जुटते हैं। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया, साइंस में जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे इस बार 67th में जो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल थे, इवन स्टैटिक क्वेश्चंस जो आते थे, वो आप देखेंगे कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। इसलिए साइंस की तैयारी के लिए क्लास 6 to 10 की एनसीईआरटी मस्ट है। इतना आप कर लेते हैं तो फिर कुछ बचता नहीं है, आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड इसके ऊपर आप जो घटना चक्र का पूर्वालोकन है उससे आप सप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिल रहे हैं, लेकिन घटना चक्र में उन्होंने बहुत अच्छा कंपाइलेशन किया है। और ज्योग्राफी के लिए आप क्लास 6 to 8 के जो एनसीईआरटी हैं, ये आपके बेसिक्स तैयार कर देंगे। आप चाहें तो 9, 10 भी कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपको वो सारी चीजें इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 11, 12 में काफी विस्तार से और बहुत बेहतरीन तरीके से दे रखा है। आपको जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सारे वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो आपको करंट अफेयर बेस्ड ही होते हैं। सो आपको करंट अफेयर्स को जब पढ़ते समय आपको ज्योग्राफिकल लोकेशंस जो भी न्यूज में आ रहे हैं उनको ध्यान में रखना होगा। एंड यदि आपके पास समय इनफ अभी भी बचा हुआ है, तो यह एक बहुत ही अच्छी किताब है जीसी लियोंग की, इफ टाइम परमिट्स। आप इसको जरूर पढ़िए, बहुत ही शानदार इसमें डिस्कस किया गया है फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को। सो आगे हम बढ़ते हैं एंड देखते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में मतलब बिहार की ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, यह सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब क्राउन बिहार जीके से मैंने किया था। एंड
लास्ट मोमेंट पे रिवीजन कैसे हो, इसके लिए मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं, क्योंकि ये जो क्राउन बिहार जीके है ये भी बहुत बल्कि किताब है। अब 300 पेज की ये बुक है, लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास अपने हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। 20-30 पन्ने के, जो भी जितना कम में आप तैयार कर सकते हैं, और आपके पास होने चाहिए खुद के। और इंडियन पॉलिटी के लिए एकमात्र किताब लक्ष्मीकांत की ये किताब है, जिसको आपको पूरा नहीं पढ़ना है। बीपीएससी के लिए आपको बहुत इसकी सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, क्योंकि बीपीएससी कुछ ही टॉपिक से सवाल हर साल पूछता है। वो कौन से टॉपिक हैं यह आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे कि किस किस टॉपिक से बीपीएससी सवाल पूछ रहा है। और एप्टीट्यूड के लिए मैंने आर.एस. अग्रवाल की बुक को फॉलो किया था। वैसे मैं चूंकि साइंस बैकग्राउंड का हूं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है एप्टीट्यूड में, बट फिर भी इस घमंड में या फिर इस नशे में किसी भी साइंस बैकग्राउंड के भी बच्चे को नहीं होना चाहिए कि मुझे तो साइंस आती है, मैथ मुझे आता है और मैं कर ले जाऊंगा। अभ्यास आपको करना चाहिए एप्टीट्यूड का भी। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए आपको जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वह गवर्नमेंट स्कीम्स से पूछे जाते हैं, और यह गवर्नमेंट स्कीम भी वही होते हैं जो न्यूज में भी चल रहे होते हैं। करंट अफेयर बेस्ड काफी सवाल होते हैं इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक सर्वे और बजट से सवाल होते ही हैं, और बहुत ही कम, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि बहुत कम स्टैटिक इकोनॉमी के क्वेश्चंस होते हैं। और इसके लिए आप कोई भी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हैं। मैंने तो इसके लिए फॉलो किया था मृणाल सर के नोट्स को। मृणाल सर के लेक्चर भी मैंने कंप्लीट किए। ये था मेरा रिसोर्सेज कंप्लीट, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे की जाए, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। ऑलमोस्ट 32 क्वेश्चंस आप कह सकते हैं कि आ रहा है, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार मिला के। तो इसके लिए 2-3 स्ट्रेटजी हो सकते हैं। पहला तो कि आप रेगुलर जो है सो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या फिर आप रेगुलर जो है कोचिंग के जो कंपाइलेशंस होते हैं डेली बेसिस पे वो आप देख रहे हैं, या फिर एग्जाम के पहले जो एनुअल कंपाइलेशन आ रहा है आप वो देख रहे हैं। अब हर किसी का अपना अपना स्ट्रेटजी हो सकता है। लोग डेली करंट अफेयर्स तैयार करके भी खुद ही तैयार करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के, वो भी क्वालिफाई कर रहे हैं। और डेली कोचिंग कंपाइलेशंस को देख के भी वो भी क्वालिफाई कर रहे हैं, और एनुअल कंपाइलेशंस वाले भी क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट यहाँ ये आता है कि आपने जितना कुछ पढ़ा वो आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो रिटेंशन कैपेसिटी होगी इन दोनों की ज्यादा होगी, क्योंकि इन्होंने जो है एक लंबे समय तक जो है करंट अफेयर्स पे अपना वक्त दिया है। ज्यादा जो एस्पेक्ट्स हैं, डायमेंशंस हैं, उनको ये कवर कर पाएंगे। छोटी से छोटी जो घटना हुई थी उनका भी डिटेल इन्होंने कभी पढ़ा था। हाँ, अंत में जाके ये इंपॉर्टेंट जब पढ़ते हैं तो उन चीजों को मिस कर जाएं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है, वो छोटी छोटी बात कभी पूछ ली जाती है जो आप एनुअल कंपाइलेशंस में कहीं नहीं देखेंगे। जैसे कि मुझे याद है कि एक सवाल पूछा गया था बीपीएससी 65th में कि आइकिया का नया जो शोरूम है वो कहाँ खुला है। ये एक ऐसा सवाल है जो मतलब शायद लोग इसे इंपॉर्टेंस ही ना दें कि ये भी कोई सवाल है, ये भी कोई पूछ सकता है क्या। तो हाँ, ये पूछा गया है, और मैंने इसे कभी पढ़ा था, मतलब लास्ट मोमेंट पे मैंने इसे देखा नहीं कहीं, रिवीजन में नहीं देखा, लेकिन मैंने इसे पढ़ा था कि हाँ, हैदराबाद में पहला जो है आइकिया का शोरूम खुला है, जो कि फर्नीचर्स वगैरह बनाती है, बाहर की कोई कंपनी है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें भी आप कर पाएंगे यदि आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं। एनुअल कंपाइलेशंस भी काम करते हैं। एनुअल के लिए आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कुछ फेमस मैगजीन्स हैं जो कि रियली हेल्प करती हैं। इवन जो डेली करंट अफेयर कर भी रहे हैं उन्हें भी मैं सजेस्ट करूंगा आप एनुअल की जो कंपाइलेशंस हैं उनसे एक बार गो थ्रू हो लें। कुछ एड ऑन आप कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। एंड ये न्यूज़पेपर में कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा जाना चाहिए, तो आज के डेट में अब बिहार में भी जो है द हिंदू न्यूज़पेपर आ चुका है। तो जो रियली सीरियस एस्पायरेंट हैं वो द हिंदू को फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। एंड यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आप इंडियन एक्सप्रेस भी देख सकते हैं। इट्स अ गुड ऑप्शन। इससे तैयारी में क्या फायदा होता है कि एक तो आपका जो है सो वोकैब जो है वो मजबूत होगा। दूसरा, आपको जो मेंस के टॉपिक हैं, जो प्रो कॉन से मेंस एनालिसिस है, उसके लिए भी पॉइंट्स मिलते चले जाते हैं। और तीसरा, आपके जो प्रीलिम्स की तैयारी है ऑब्जेक्टिव, वो तो होती ही रहती है, वो तो आप यहाँ से निकालेंगे ही। सो ये था करंट अफेयर्स की बात। आगे हम देख लेते हैं डोंट इग्नोर मेंस प्रिपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे जो होते हैं उनकी साइकिल खत्म ही नहीं होती प्रीलिम्स वाली। प्रीलिम्स दिया और फिर अगले प्रीलिम्स की तैयारी में लग गए। आप मेंस की तैयारी कब करेंगे ये उन्हें पता ही नहीं है।
जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम निकल भी जाएगा और आपने बिफोर हैंड प्रीलिम्स की मेंस की तैयारी नहीं की है, तो आप विश्वास मानिए आपका मेंस में सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और लोग बहुत ही स्मार्ट तरीके से तैयारी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हमें यदि एक कॉम्पिटिटिव एज लेना है तो मुझे बिफोर हैंड तैयार रहना होगा। तो यह तो सिर्फ काफी नहीं है ना कि आप अपने घर में प्रीलिम्स के रिजल्ट को फ्रेम करा के रखेंगे कि देखो जी मैंने बीपीएससी क्वालिफाई किया था, प्रीलिम्स एक बार दो बार जो भी है। आप यदि चाहते हैं आपका फाइनल रिजल्ट हो, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आए, देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस बिफोर हैंड। क्योंकि मेंस के लिए जो आपके अंदर ट्रेट्स चाहिए ना, वो एक दिन में डेवलप नहीं होने वाली हैं। आपको इसको सीखने में ग्रेजुअल एक प्रोसेस है, उससे गुजरना होगा। इट विल टेक टाइम। आपके जो नॉलेज बेस है वो एक दिन में तैयार नहीं होने वाला है। आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स की, इंटरनेशनल रिलेशन का, साइंस एंड टेक का, ये सारे समय लेंगे। पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स जो हैं, इट विल टेक टाइम आपके नॉलेज बेस को तैयार होने में। एंड फाइनली जो आप मेंस में लिखते हैं वह है आपकी राइटिंग, जिसे इवेल्युएट किया जाता है। एंड राइटिंग इज एन आर्ट। और आप यदि यह कोई क्लेम करते हैं कि मैं प्रीलिम्स के बाद यह राइटिंग स्किल भी डेवलप कर लूंगा कुछ दिन में, तो कर लेंगे आप, लेकिन आप उस इंसान को कभी बीट नहीं कर पाएंगे जो प्रैक्टिस पिछले 1 साल से कर रहा है और आप अगले 3 महीने सिर्फ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो पिछले 1 साल से अभ्यास कर रहा था, राइटिंग का, मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था, वह आपसे कॉम्पिटिटिव एज ले जाएगा। उसके पास मतलब रेडीमेड तैयार है कि इंट्रो क्या लिखना है, कंक्लूड क्या करना है, मेन बॉडी में मुझे क्या डालना है, इस तरह के सवाल आएंगे तो मुझे उसको टैकल कैसे करना है, उसको सोचना नहीं पड़ रहा। उसके फ्लो डायग्राम खुद ब खुद उसके हाथ से निकलेंगे एग्जाम हॉल में। सो इट इज ऑलवेज मैंडेटरी टू प्रिपेयर फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स साइमल्टेनियसली। आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब ये हर किसी का अपना अपना हो सकता है कि आपको प्रीलिम्स पे कितना सवाल ये समय देना है और मेंस के ऊपर कितना टाइम देना है। यदि प्रीलिम्स का वक्त करीब आ गया है तो निश्चित रूप से आप अभी मेंस के टॉपिक्स को लेकर नहीं बैठेंगे, लेकिन हाँ, ये वक्त अभी समय है जिसमें आप दिन में 2 से 3 घंटे जो है मेंस के लिए भी समय निकालिए। आपका जो ऑप्शनल है उस पर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। बिफोर हैंड आपको इन सब चीजों की तैयारी करनी चाहिए। सो यह था आज का यह बीपीएससी का स्ट्रेटजी, जहां हमने डिस्कस किया कि कैसे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में मैंने देखा कौन प्रायोरिटी देने वाला सब्जेक्ट है। फिर हमने हर सब्जेक्ट का देखा कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन से रिसोर्सेज होने चाहिए। एंड फाइनली हमने यह भी देखा कि मेंस की तैयारी भी कितनी इंपॉर्टेंट है। सो यह था आज का सेशन। यदि आपको पसंद आया हो तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।